सोचिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो दुनिया भर में पैसे भेजने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन साथ ही पलक झपकते ही किसी की सारी जमा पूंजी भी डुबो सकती है। यही है क्रिप्टो करेंसी का वादा और यही है इसका खतरा। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी मालियाती इनकलाब लाने की कितनी सलाहियत रखती है और इसका अब तक का सफ़र कैसा रहा है। इसकी ताकत को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें किसी को बैरून मुल्क $10,000 भेजने हैं। रिवायती बैंक से भेजें तो उस पर $300 तक फीस लग सकती है और पैसे पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। दूसरी तरफ बिटकॉइन से यही काम सिर्फ चंद डॉलर की फीस में मिनटों के अंदर हो जाता है। ये जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना, यही क्रिप्टो के सबसे बड़े वादे की बुनियाद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई एक मालियाती इनकलाब है? आखिर इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? इसका जवाब हमें पुराने रिवायती बैंकिंग सिस्टम की खामियों में मिलता है। ये कहानी हम में से अक्सर ने सुनी होगी। बैनुल-अक़वामी अदायगियों पर भारी फीस, पैसे पहुंचने में कई दिनों का इंतज़ार और ऊपर से वो पोशीदा चार्जेस जो आखिर में पता चलते हैं। ये भी नहीं मालूम होता कि पैसा इस वक्त कहाँ है, और ये सब सिर्फ बैंक के औकात में ही मुमकिन है। ये सिस्टम सच पूछें तो बहुत पुराना और सुस्त हो चुका है। तो इसका हल कितना बड़ा हो सकता है? कुछ ज़राए के मुताबिक बिटकॉइन जैसी टेक्नोलॉजीज़ सरहद पार लेन देन के अखराजात को 80% तक कम कर सकती हैं। ज़रा सोचें, ये कारोबारों और आम लोगों के लिए कितनी बड़ी, कितनी ज़बरदस्त बचत है। लेकिन बात सिर्फ पैसे बचाने तक महदूद नहीं है। क्रिप्टो का एक इससे भी बड़ा, एक बहुत ही अहम वादा है, और वो वादा है उन लोगों को मालियाती निज़ाम में शामिल करने का जिनकी बैंकों तक रसाई ही नहीं है। ये मसला कितना बड़ा है? वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया भर में 1.7 अरब यानी तकरीबन हर 4 में से एक बालिग शख्स के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी आबादी है जो जदीद मालियाती निज़ाम के फ़वाइद से बिल्कुल बाहर है। तो आखिर ये लोग बैंक क्यों नहीं इस्तेमाल करते? भाई, वजूहात कई हैं। कभी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी शनाख्ती कागजात पूरे नहीं होते, या बाज़ औक़ात तो उनके इलाके में दूर दूर तक कोई बैंक ब्रांच ही नहीं होती। इसका नतीजा ये निकलता है कि वो गैर महफूज और महंगे तरीकों पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत में हो रहा है। चैनालिसिस की ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह इंडोनेशिया, नाइजीरिया और वेनेजुएला जैसे ममालिक में लोग अपनी करेंसी की गैर मुस्तहकम कदर से बचने के लिए और बैंकिंग सिस्टम के बगैर लेन देन करने के लिए क्रिप्टो का सहारा ले रहे हैं। इंडोनेशिया में की गई एक तहकीक से एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। वहाँ क्रिप्टो अपनाने का असल फ़ायदा सिर्फ टेक्नोलॉजी तक रसाई नहीं, बल्कि मुआशी खुदमुख्तारी का एहसास है। यानी जब लोगों को ये महसूस होता है कि उनका अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल है, तो वो मालियाती निज़ाम में ज़्यादा खुद एतमादी से हिस्सा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी नफ्सियाती तब्दीली है। लेकिन जैसा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इस रोशन तस्वीर का एक बहुत तारीक पहलू भी है। अब बात करते हैं क्रिप्टो की खतरनाक दुनिया की, जिसे क्रिप्टो विंटर भी कहा जाता है। यहाँ वो खतरात हैं जो एक गैर मरकज़ी निज़ाम अपने साथ लाता है। इस खतरे को समझने के लिए पहले रिवायती बैंकिंग के सेफ्टी नेट को देखते हैं। अमेरिका में FDIC इंश्योरेंस नामी एक चीज़ है। ये इस बात की सरकारी गारंटी है कि अगर बैंक डूब भी जाए तो खातादारों के $2.5 लाख तक महफूज रहेंगे। ये एक हिफाजती जाल है। अब आते हैं क्रिप्टो की दुनिया में। यहाँ ऐसा कोई सरकारी हिफाजती जाल, कोई गारंटी मौजूद नहीं है। सीधे और साफ अल्फाज में, अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज डूब जाता है या हैक हो जाता है तो सरमायाकारी सिपर हो सकती है, मुकम्मल तौर पर। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात क्या है? ये कि ज़्यादातर लोगों को इस खतरे का अंदाज़ा ही नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 74% क्रिप्टो सार्फिन को ये मालूम ही नहीं कि उनके असासे गैर बीमा शुदा हैं। यानी 4 में से 3 लोगों को या तो बिल्कुल नहीं पता या अधूरा इल्म है। और तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। 2014 में MT Gox की नाकामी हो, जिसमें लोगों ने लाखों डॉलर खोए, या फिर हाल ही में 2022 में टेरा/लूना का क्रैश और FTX का दिवालिया होना। इन तमाम वाक़यात में सरमायाकारों ने अरबों डॉलर खोए और उनकी मदद के लिए कोई सरकारी इदारा आगे नहीं आया। लेकिन कहते ना, हर बहरान एक सबक सिखाता है,
اور یہ انڈسٹری بھی اپنی ناکامیوں سے سیکھ رہی ہے۔ یہ تکنیکی اور ادارہ جاتی دونوں سطحوں پر آہستہ آہستہ میچور ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑی تکنیکی تبدیلی پروف آف ورک سے پروف آف اسٹیک کی طرف جانا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو پروف آف ورک جیسا کہ بٹ کوائن میں ہوتا ہے، اس میں بہت سارے کمپیوٹرز ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں جس میں بے تحاشا بجلی استعمال ہوتی ہے، جبکہ پروف آف اسٹیک جیسا کہ اب ایتھیریم میں ہے، اس میں توانائی کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور یہ فرق کوئی معمولی نہیں ہے۔ جب ایتھیریم اس نئے سسٹم پر شفٹ ہوا تو اس کی انرجی کی کھپت میں 99% سے بھی زیادہ کی کمی آئی۔ یہ ماحول کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے۔ FTX جیسے بحرانوں نے بڑے اداروں اور سنجیدہ سرمایہ کاروں کو بھی سبق سکھایا ہے۔ اب وہ کرپٹو میں سرمایہ کاری سے پہلے بہت زیادہ محتاط ہو گئے ہیں، وہ پہلے سے کہیں زیادہ گہرائی میں جا کر چھان بین کر رہے ہیں، اپنے اندرونی رسک کنٹرول کو سخت کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کے خطرات کو بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ یہ اس شعبے کے پختہ ہونے کی ایک واضح نشانی ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف ایک انقلابی وعدہ ہے اور دوسری طرف ایک بہت بڑا خطرہ۔ پیسے کا مستقبل شاید انہی دونوں کے درمیان کہیں توازن قائم کرنے میں ہے۔ ایک بات تو صاف ہے، کرپٹو اب کہیں نہیں جا رہا۔ یہ ایک ایسی حقیقت بن چکا ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کا سفر غیر یقینی اور مسلسل اتار چڑھاؤ سے بھرا رہے گا۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے کہ کیا زیادہ کنٹرول اور بہتر کارکردگی کے لیے روایتی مالیاتی تحفظ کو قربان کرنا ایک قابل قبول سودا ہے؟ اسی سوال کا جواب ہمارے پیسے کے مستقبل کا تعین کرے گا۔